नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो जो कूलम लॉ है उससे पहले हमें जानना आवश्यक है कि जो ग्रेविटेशन लॉ है वो है क्या, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो ग्रेविटेशन लॉ है उसी से रिलेट करता है, जिसके अंदर क्या था कि हम दो मासेस लेते थे। एक मान लीजिए m1 ले लिया, एक m2 ले लिया, और इनके बीच का डिस्टेंस आपने ले लिया, मान लीजिए ये r है। तो जो फोर्स होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती थी, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और इनका जो डिस्टेंस था उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी इसका अगर स्क्वायर कर दें। तो ये इस केस में है ग्रेविटेशन फोर्स के केस में। लेकिन अगर आप मासेस की जगह चार्जेस ले लेते हैं, मान लीजिए Q1 और Q2 आपने दो चार्ज ले लिए और इनके बीच का डिस्टेंस आपने r ले लिया, तो यहाँ पर जो है चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। यानी कि m1 m2 की जगह सिर्फ हमने चार्जेस ले लिए हैं Q1 और Q2। तो यहाँ पर ये फोर्स हमारी आती है इंटरेक्शन की, तो यानी कि इसी से आप रिलेट कर सकते हैं। तो जो कूलम लॉ है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज, कोई भी आपने दो पॉइंट चार्ज ले लिए Q1 और Q2, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जैसे हमने देखा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के बराबर जो प्रोपोर्शनल है, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ हम इसको ऐसे समझते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर, क्योंकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर भी इसको दर्शा सकते हैं। तो हम यहाँ पर तीन एक्सिस ले लेते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस, और एक्स वाई के बीच में जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं। मान लीजिए ये जो है Q1 और यहाँ पे ये Q2 है, तो दो पॉइंट चार्ज ले लिए। अब ये हमने ले लिया ओरिजिन से जो Q1 तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम ले लेते हैं कि ये R1 इसको मान लेते हैं, और ओरिजिन से ही Q2 तक का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम R2 मान लेते हैं, यानी कि पोजीशन बताई है हमने इन वेक्टर के थ्रू। अब अगर जो है हम Q1 से Q2 की तरफ एक लीडिंग वेक्टर लेते हैं, जैसे ये हमने लिया, तो ये हो जाएगा हमारा R12। तो ये हो जाएगा। अगर Q2 से Q1 की तरफ यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, R21 हो जाएगा। यानी कि यहाँ आप कह सकते हैं कि जो R21 है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है R12 के, इस तरह से आप कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है इनका, लेकिन अगर डायरेक्शन देखें तो वो ऑपोजिट है, तो ये आप कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें फोर्सेस की, फोर्सेस यानी कि अगर F12 की बात करें और F21 की बात करें, F12 का क्या मतलब है, जो हमने पहले लिखा है 1, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगेगी, और जो बाद में लिखा है उसके कारण से उसके ऊपर फोर्स लगेगी। यानी कि यहाँ पर जो ऑन Q1 है, जो चार्ज Q1 है उसके ऊपर फोर्स लगेगी ड्यू टू जो Q2 चार्ज है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर Q2 के ऊपर जो है फोर्स लगेगी किसके कारण से, ड्यू टू Q1 के कारण से, जो Q1 चार्ज है उसके कारण से। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो Q1 के ऊपर Q2 के कारण से लगेगी, और यहाँ पर देखें तो Q2 के ऊपर Q1 के कारण से लगेगी। अब Q1 के ऊपर जो Q2 के कारण से लगेगी तो ये तो हो जाएगा F12, यानी कि वो इस डायरेक्शन में, और Q2 के ऊपर Q1 के कारण से लगेगी तो ये हो जाएगा F21। तो ये हो जाएगा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये फोर्सेस की डायरेक्शन हमने देख ली। अब अगर आपको स्पेसिफाई करनी है डायरेक्शन तो किसी भी वेक्टर की, तो हम वहां पर यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम R12 यूनिट वेक्टर लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो वेक्टर है R12 और इसी का मैग्नीट्यूड यानी कि R12। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर के थ्रू आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे R12 है इसमें और R21 उस तरफ है। तो अगर आप R21 यूनिट वेक्टर लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर और डिवाइड में इसी का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास आ जाएगा R21 के लिए। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये जो है ऑपोजिट है, R12 जो है R21 के ऑपोजिट है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। डायरेक्शन अगर हम देखें तो ऑपोजिट है। तो अगर आप यहाँ पर अब इसको जो कूलम लॉ है उसको लिखते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर F21 की वैल्यू को निकालते हैं, यानी कि चार्ज Q2 के ऊपर Q1 के कारण जो फोर्स लग रही है तो वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन O। अब ये कहाँ से आया, देखिए जो फोर्स है हमने बात की थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो है अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाकर हम K लगा देते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर। अब जो ये K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन O, आप इसको लिखते हैं
जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है, चाहे तो आप ये लिख लीजिए यहाँ पर, या फिर 1/4πε0 लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है। उसके बाद Q1 Q2 है, तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट है वो लिख लेते हैं, डिवाइड बाय F21 है। F21 ये इस तरफ है, देखिए F21, और इस तरफ लीडिंग वेक्टर कौन सा है, R12 R12 इसका मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, यानी कि R12 का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड, या सीधा आप R12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर R यूनिट वेक्टर आ जाएगा 12। तो इस तरह से F21 जो है हमारे पास ये आ गया। अब देखिए, अगर आप, ये तो आपने F21 फोर्स निकाली, अगर आप F12 फोर्स निकालते हैं F12, तो F12 के लिए ये बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों जो हैं उल्टे हैं, इक्वल और अपोजिट हैं। तो यानी कि जो F21 है आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस F12 के बराबर है। तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है जो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, और न्यूटन जो थर्ड लॉ है उसको भी ये प्रूव करती हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि एक्शन होगा तो वहां पर आपको रिएक्शन जरूर मिलेगा। उसके बाद हमारे पास ये बात आती है कि जो Q1 और Q2 है, इन चार्जेस की ये सेम होते हैं, और या फिर ये अनलाइक होते हैं, ये लाइक कह लीजिए, अनलाइक होते हैं। तो वो कंडीशंस भी हमारे पास आ जाती हैं। तो अब ले लेते हैं जो कंडीशन है, मान लीजिए Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज आपके पास Q2 है, और यहाँ पर जो Q1 Q2 का प्रोडक्ट है ग्रेटर देन 0 है। तो ये कब आएगा, यानी कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। अब पॉजिटिव कब आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, Q1 अगर पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें पॉजिटिव मिलेगा, या फिर Q1 माइनस का हो और Q2 भी माइनस का हो, तो माइनस माइनस भी प्लस होता है। यानी कि पॉजिटिव कब आएगी वैल्यू, जब ये दोनों सेम चार्ज होंगे, यानी कि ये लाइक चार्जेस होंगे, तो उसके लिए ये कंडीशन आती है। लेकिन अगर Q1 Q2 लेस देन 0 हो, यानी कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज आपके पास Q2 है, लेस देन 0, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है अब नेगेटिव आएगा, क्योंकि लेस देन 0 है, 0 से छोटे हैं। अब ये कब आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, अगर एक माइनस का हो एक प्लस का हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इसी तरह से पहला प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, तब भी हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यानी कि इस केस के लिए ये जो दोनों चार्जेस हो जाते हैं ये अनलाइक चार्ज हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि जैसे कि हमने इसको ग्रेविटेशन लॉ से कंपेयर किया, यहाँ पे ये जो फोर्स होती है, चार्जेस के बीच की फोर्स होती है, ये काफी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्गर होती है अगर ग्रेविटेशन फोर्स से देखें। क्यों, मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, आपने ग्लास रोड ली जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, जब आप उसको सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज रोड ये बन जाती है। अगर मान लीजिए कोई शीट ऑफ पेपर आप ले, शीट ऑफ पेपर आपने लिया और इसके पास इसको लेके आते हैं, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। तो अट्रैक्ट करने का क्या मतलब है, अब देखिए जो पेपर है, पेपर को नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स खींच रही होगी, लेकिन ये फिर भी इसको अट्रैक्ट कर लेती है, यानी कि ये जो चार्ज वाली फोर्स होती है ये स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशन फोर्स से। तो यहाँ से ये भी पॉइंट आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।